हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया? यस सर, सब बढ़िया। तो बच्चों चलो बिना टाइम वेस्ट करे हमारा नया टॉपिक शुरू करते हैं। और जो लास्ट क्लास जिन्होंने देख रखी है उन्हें पता होगा हमारा चैप्टर चल रहा था थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में जो प्रोडक्शन फंक्शन करके मेन टॉपिक होता है वो तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं। शुरुआत में वो यूटिलिटी बताता है, अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन में लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर को डिटेल में, एकदम डिटेल में पढ़ाता है। फिर किसी इंटरप्राइज के क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको डिटेल में पढ़ाता है। फिर उस ऑब्जेक्टिव को हासिल करने में क्या कॉन्स्टेंट्स आती है वो सब पढ़ाता है। ऐसे करके हमने बहुत कुछ पढ़ा इस चैप्टर के अंदर, है ना? यस सर। अब बच्चों, अब देखो, अब एक बहुत इंपॉर्टेंट, बेसिकली यही सबसे अच्छा टॉपिक है जिसके ऊपर ये चैप्टर बना हुआ है। क्या टॉपिक लिखा हुआ है? सब मेरे को एक साथ बताओ, चैप्टर का टॉपिक का नाम क्या लिखा हुआ है? प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा प्रोडक्शन फंक्शन वर्ड का मतलब कभी भी ये 11th क्लास से रिलेट करना आप, फंक्शन वर्ड का मतलब असल में होता है फंक्शनल रिलेशन। मेन वर्ड है, इसका मतलब होता है रिलेशन, रिलेशनशिप। बेटा रिलेशनशिप किस किस का? हस्बैंड वाइफ वाला नहीं, भाई बहन वाला नहीं, दोस्त वाला नहीं। रिलेशनशिप दो चीज़ों में, इनपुट और आउटपुट में। इस रिलेशनशिप को हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना? इनपुट जितना डालेंगे आउटपुट उतना निकलेगा। ये जो हमने लाइन बोली ये रिलेशनशिप की वजह से बोल पाए। हम इस चैप्टर में, इस टॉपिक में आगे जाकर दो तरीके की बातें पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिएगा बेटा। एक हमारा आएगा शॉर्ट रन, सबने मेरे ख्याल से नाम तो जरूर सुना होगा शॉर्ट रन, और एक आएगा लॉन्ग रन। हम शॉर्ट रन में पढ़ेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। ये नाम याद आया किसी को? ये सब 11th क्लास का है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। और लॉन्ग रन में पढ़ेंगे लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। लॉ, ये जो लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल है ये 11th क्लास में नहीं होता था, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो ये दो लॉ पढ़ने हमारे को, इन्हीं के ऊपर सब कुछ टिका हुआ है। और जब हम ये टॉपिक पढ़ रहे होंगे तो बीच में 3 वर्ड्स आएंगे, एपी एवरेज प्रोडक्ट, अगला एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट, और टीपी टोटल प्रोडक्ट। तो ये सारी चीजें अब हमारे को पढ़नी है। अब डायग्राम वगैरह वगैरह भी हमारे सामने आने लगेंगे। चलिए शुरू कर रहे हैं हमारा टॉपिक प्रोडक्शन फंक्शन। आओ देखना, द प्रोडक्शन फंक्शन इज अ स्टेटमेंट ऑफ रिलेशनशिप। मतलब ये रिलेशनशिप है बिटवीन फर्म्स स्केर्स रिसोर्सेज, जो फर्म के रिसोर्सेज हैं जो कि कम मात्रा में होते हैं, दैट इज इनपुट। रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, जितना इनपुट डालूंगा उतना आउटपुट निकलेगा। तो जो इनपुट और आउटपुट में रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप के लिए हम वर्ड यूज करते हैं प्रोडक्शन फंक्शन। बच्चों ये वाली बात समझ में आई होगी? प्रोडक्शन फंक्शन किसके लिए इस्तेमाल करते हैं? इनपुट और आउटपुट के बीच में होने वाले रिलेशनशिप के लिए, ठीक है? दैट रिजल्ट फ्रॉम द यूज ऑफ दिस रिसोर्सेज। भाई इन रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके कितने रिसोर्सेज बोले तो इनपुट का इस्तेमाल करके कितना आउटपुट निकला, ये जो रिलेशनशिप है इस रिलेशनशिप को बोलते हैं हम प्रोडक्शन फंक्शन। यहां तक की बातें क्लियर है? यस सर। आगे इट स्टेट्स, आगे लिखा हुआ है मोर स्पेसिफिकली इट स्टेट्स टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप। एक नंबर का एमसीक्यू भाई, टेक्नोलॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, यही होता है। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी भाई अलजेब्रा फॉर्म में भी इसे प्रेजेंट कर सकते हैं, मतलब मैथमेटिक्स की फॉर्म में भी प्रेजेंट कर सकते हैं। अलजेब्रा की फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ एन इक्वेशन इन विच द आउटपुट इज डिपेंडेंट वेरिएबल एंड इनपुट आर द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये समझना, मैं पक्का कह रहा हूं ये पेपर में आएगा, ध्यान समझना। ये है लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज है, राइट हैंड साइड वाली चीज है मेरी इनपुट, और ये क्यू है मेरा आउटपुट। ध्यान समझना प्लीज। ये इनपुट इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल है? इंडिपेंडेंट, लिख लेना। और ये आउटपुट कैसा वेरिएबल है? डिपेंडेंट। क्यों इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट बोल रहा हूं बच्चे? सुनना ध्यान से। आउटपुट टिका हुआ है इनपुट के ऊपर। मैं जितना आलू डालूंगा उतने आलू के चिप्स बनेंगे, तो आलू का चिप्स आउटपुट हो गया। तो आलू के चिप्स कितने बनेंगे ये डिपेंड करता है कितना आलू डालूंगा। आलू जितना ज्यादा बोले तो इनपुट जितना ज्यादा आउटपुट उतना ज्यादा। इट मींस जो हमारा इनपुट है वो तो मेरे पे डिपेंड करता है, मैं जितना मन करे उतना करूंगा, इंडिपेंडेंट। लेकिन जो हमारा आउटपुट है वो डिपेंड है, किसके ऊपर डिपेंड है? इनपुट के ऊपर। ये लिखा हुआ था भाई, बताओ ये वाली बात क्लियर है? ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन थी आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक बार मैं फिर से बता देता हूं बच्चे, ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से। लिखा हुआ है, हम एक इक्वेशन की बात कर रहे थे जहां आउटपुट मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है। ये रहा मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब हुआ बेटा जो भी चीज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, विच कैन बी मेजर्ड, लाइक डिमांड, सप्लाई, प्राइस, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, नेशनल इनकम, जीडीपी, सारी चीजें वेरिएबल होती हैं। तो यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, एक आउटपुट और एक इनपुट।
आउटपुट डिपेंडेंट होता है और इनपुट इंडिपेंडेंट होता है। बस गई बात दिमाग में? समझ में आ गई क्या? एक बार फटाफट बताओ, समझ में आ गई बात? क्लियर है? यस सर। चलिए, वेयर Q स्टैंड्स फॉर द रेट ऑफ आउटपुट, वही हमने बोला था Q का मतलब क्या हो गया? आउटपुट कितनी रफ्तार से बन रहा है ऑफ अ गिवन कमोडिटी, एंड A B C D ये अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, आर द डिफरेंट फैक्टर्स। फैक्टर्स बोले तो इनपुट, इनपुट बोले तो रिसोर्स। तो बेटा ये मैंने आपको पहले भी बताया था, आप फैक्टर लिखो, फैक्टर बोलो, इनपुट बोलो या रिसोर्स बोलो, तीनों का मतलब क्या जाता है? सेम। ठीक है, आगे लिखा हुआ है एंड सर्विसेज यूज्ड पर यूनिट ऑफ टाइम। तो कुल मिलाकर ये जो आउटपुट है और ये जो इनपुट है, इसके बीच में जो रिलेशनशिप है वो प्रोडक्शन फंक्शन बताएगा। और हमारे लिए काम की बात ये थी कि ये हमारा Q बोले तो आउटपुट डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और ये इनपुट बोले तो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, बोले तो रिसोर्सेज, ये मेरा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। यहाँ तक की बातें क्लियर है? सिर्फ 4 लाइनें पढ़ी, लेकिन चारों ही अच्छी थी। अब हमारे को कुछ बातें पढ़नी पड़ेंगी, कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ेगा। अजम्पशन बेटा किसकी है? अजम्पशन है हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, उसकी प्रोडक्शन फंक्शन की। हमारे को प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए कुछ बातों को अज्यूम करना पड़ेगा। तो वो कौन कौन सी बातें हैं, आओ देखते हैं। देयर आर 3 मेन अजम्पशन। कितनी अजम्पशन है? 3। फर्स्ट वी अज्यूम दैट द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट एग्जिस्ट फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। जो रिलेशनशिप है ना, ये अनंत समय तक नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, ये कुछ समय तक के लिए है। कुछ समय मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए है। इन अदर वर्ड्स, Q is not a measure of accumulated output over the time। मतलब जो हमारा Q है, Q का मतलब जो हमारा आउटपुट है वो एक्यूमुलेटेड नहीं है। एक्यूमुलेटेड का मतलब ऐसा ही हमेशा नहीं रहने वाला, वैसे एक्यूमुलेटेड का मतलब होता है इकट्ठा। लेकिन इस लाइन का सेंस निकल रहा है, ये जो हम रिलेशनशिप पढ़ रहे हैं ना, इतना इनपुट डालूंगा तो इतना आउटपुट निकलेगा, इट इज ओनली फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। ये सिर्फ एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए है, ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम के लिए नहीं है। मैडम इसका बेस्ट एग्जांपल बोलता हूँ बच्चों, कोई भी टेक्नोलॉजी जो किसी का भी एग्जांपल ले लो, फ़ोन की टेक्नोलॉजी का एग्जांपल ले लेते हैं, या फिर साड़ी बनाने वाली टेक्निक, या फिर बोतल बनाने वाली टेक्निक, गाड़ी बनाने वाली, किसी भी चीज़ की टेक्निक की बात करो, क्या कोई भी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन आमतौर पे सेम रहती है? भाई ना, सब कुछ सेम, सब कुछ बदलता रहता है। लेकिन हमें अज्यूम करना पड़ा कि जो भी हम रिलेशन पढ़ रहे हैं इनपुट और आउटपुट के बीच में, वो एक पर्टिकुलर पीरियड का है। मतलब जब टेक्नोलॉजी चेंज होती जा रही है, तब मैं उस पीरियड की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ उस पीरियड की बात कर रहा हूं जब रिलेशनशिप सेम है। मैं फिर से कह देता हूं, ध्यान से पढ़ा देता हूं, ध्यान से देख लेना। हमने अज्यूम करा कि जो रिलेशनशिप है वो लंबे समय तक चलेगा, या जिस पीरियड में पढ़ रहे हैं उस समय का, जिस समय का पढ़ रहे हैं उस समय का, मतलब एग्जिस्ट करता है रिलेशनशिप, लेकिन फॉर अ पर्टिकुलर पॉइंट या फिर फॉर ए स्पेसिफिक पीरियड, ये ओवर द पीरियड में लगता नहीं है। मेरे ख्याल से बच्चे क्लियर है? ओवर द पीरियड नहीं लगता, फॉर ए पर्टिकुलर या स्पेसिफिक पीरियड लगता है। अगला, सेकेंड, इट इज अज्यूम दैट देयर इज अ गिवन स्टेट ऑफ द आर्ट। स्टेट ऑफ द आर्ट वर्ड यूज होता है बच्चे टेक्नोलॉजी के लिए, काम करने का तरीका। इन द प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी एनी इनोवेशन वुड कॉज चेंज इन द रिलेशनशिप। हम मान के चलेंगे गिवन स्टेट ऑफ आर्ट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रहा, क्योंकि अगर रिलेशनशिप टेक्नोलॉजी चेंज होगा तो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। किस किस के बीच में? इनपुट और उसके आउटपुट में। फॉर एग्जाम्पल, यूज ऑफ रोबोटिक इन मैन्युफैक्चरिंग। रोबोट्स का इस्तेमाल होने लगा है मैन्युफैक्चरिंग में, और मोर एफिशिएंट सॉफ्टवेयर या कोई नया सॉफ्टवेयर पैकेज यूज होने लगा है फाइनेंस एनालिसिस करने में, वुड चेंज द इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप। देखो, अगर टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो जाहिर सी बात है बेटा, इनपुट आउटपुट का रिलेशनशिप चेंज होगा। तो वो बोल रहा है कि जो स्टेट ऑफ आर्ट है, स्टेट ऑफ आर्ट मतलब जो हमारी टेक्नोलॉजी है वो गिवन है। गिवन का मतलब वो ये कहना चाहता है वो सेम है, क्योंकि अगर ये चेंज हुई तो भाई रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। अब रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा तो हम पढ़ कैसे पाएंगे? तो लॉ बोले तो प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ने के लिए, ये सिद्धांत पढ़ने के लिए हमें अज्यूम करना पड़ा कि जो टेक्नोलॉजी है वो स्टेट ऑफ द आर्ट है, बोले तो वो सेम रहने वाली है, उसमें हम कोई चेंज करने वाले नहीं है। आगे, थर्ड assumption इज दैट whatever input combination are included in a particular function, जो भी कॉम्बिनेशन बन रहा है किसी भी फंक्शन का, then the output resulting from their utilization is at the maximum level। इसे ना मैं आपको अलग तरीके से बोलता हूँ बेटा, पता है क्या कहना चाहता है? ये कहना चाहता है resources are assumed to be, ये कहना चाहता है resources are assumed to be fully and efficiently utilized। मतलब हम मान के चलेंगे, लेट्स से कोई लेबर है, क्या जरूरी है सारे लेबर जितनी उनकी कैपेसिटी उतना ही काम करेंगे? ना, हो सकता है एक लेबर अच्छा काम करे, एक लेबर खराब काम करे, एक और खराब काम करे।
सबकी एफिशिएंसी अलग अलग होती है, काम करने का तरीका अलग अलग होता है, सबकी अलग अलग होती है, लेकिन हमने अज्यूम करा कि भाई जो भी हमारे पास इनपुट है, जो भी लैंड, लेबर, जो जितने भी इनपुट है किसी भी आउटपुट को बनाने के लिए, वो सारे इनपुट कैसे यूटिलाइज हो रहे हैं, उनका यूटिलाइजेशन कौन से लेवल पे हो रहा है, मैक्सिमम। मतलब लेट्स से मैं कहता हूं एग्जांपल के तौर पे, बच्चे 4 लेबर है, ये कलर दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा होगा भाई, ये 4 लेबर है, डन। एक लेबर, दूसरा लेबर, तीसरा लेबर, चौथा लेबर, डन। बच्चों सुनना, सबकी लेट से 10 घंटे काम कर सकते हैं, 10 आवर्स। अब ये वाला लेबर करता है 8 घंटे, ये वाला करता है 6 घंटे, ये वाला करता है 10 घंटे, ये वाला करता है 12 घंटे। सब रियलिटी में यही होता है। मैं अभी पढ़ा रहा हूं तो क्या सबको सेम समझ में आ रहा होगा? सबको अलग अलग समझ में आ रहा होगा, लेकिन हमें ये अज्यूम करना पड़ा सबको मैक्सिमम समझ में आ रहा है। और मैक्सिमम कितना था? 10। हम ये मान के चलेंगे सबको कितना समझ में आ रहा है? मैक्सिमम। मतलब कैसा यूटिलाइजेशन हो रहा है रिसोर्सेज का? मैक्सिमम। मतलब ऑल द रिसोर्सेज आर इफेक्टिव एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। हम सारे रिसोर्सेज का इफेक्टिव और एफिशिएंट यूटिलाइज कर रहे हैं। मतलब शॉर्ट में एक लास्ट बार और कह रहा हूं, देयर इज नो वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज। हम अज्यूम कर रहे हैं किसी भी रिसोर्स का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, किसी भी इनपुट का। जैसे मैंने रिसोर्स बोला तो आप ऑटोमेटिकली समझ जाना इनपुट है, किसी भी इनपुट का कोई वेस्टेज नहीं हो रहा, हमें ये अज्यूम करना पड़ा। तो बेटा 3 बातें अज्यूम करी, फटाफट मैं आपको दिखाता हूं, देखना मैं तीनों बातें को सामने दिखा देता हूं। फर्स्ट, सबसे पहले लिखा हुआ था ये वाला फर्स्ट। सबसे पहले बेटा हमने क्या अज्यूम करा था? सबसे पहले हमने अज्यूम करा ये कि जो इनपुट और आउटपुट के रिलेशन के बीच का रिलेशन है वो एक स्पेसिफिक पीरियड का है। ठीक है भैया, स्पेसिफिक पीरियड का है, वो ओवर द पीरियड का नहीं है। और जो टेक्नोलॉजी है वो भी स्टेट ऑफ द आर्ट है, मतलब वो चेंज नहीं हो रही, क्योंकि ये चेंज हुई तो रिलेशनशिप चेंज हो जाएगा। और तीसरा, जो हमारे रिसोर्सेज हैं वो 100% यूटिलाइज है, मतलब वो फुली यूटिलाइज हो रहे हैं, मतलब उनका मैक्सिमम लेवल पे यूज हो रहा है, मतलब कुछ भी वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं हो रहा। मेरे ख्याल से बच्चों ये 3 assumption क्लियर है? हाँ सी सर, ठीक है। चलो बच्चों आगे देखना, द प्रोडक्शन फंक्शन को फिर डिफाइन कर रहा है और पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज, लिखता है द रिलेशनशिप बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट। देखो वर्ड बदल रहा है ये बोलते ही, अब कहता है आउटपुट नहीं, अब कहता है मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है, दैट कैन बी प्रोड्यूस एंड द इनपुट रिक्वायर्ड टू मेक दैट आउटपुट। लेट्स से हम मैक्सिमम 100 यूनिट बना सकते हैं, तो 100 को बनाने के लिए मुझे कितना इनपुट चाहिए? लेट्स से मैं कहता हूं मुझे 50 का इनपुट चाहिए, तो ये जो मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट के बीच में जो रिलेशनशिप है उस रिलेशनशिप को बोला गया प्रोडक्शन फंक्शन। तो क्वेश्चन आएगा इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप या मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप? मैक्सिमम आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप, ठीक है। इट इज डिफाइंड फॉर गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी। ये गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी के लिए है, मतलब हम मान के चल रहे हैं टेक्नोलॉजी चेंज नहीं हो रही। दैट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ आउटपुट दैट कैन बी प्रोड्यूस। हम मैक्सिमम कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं विद द गिवन क्वांटिटी ऑफ इनपुट, एक पर्टिकुलर इनपुट के साथ। लेट्स से मेरे पास 10 किलो इनपुट है। कितने किलो इनपुट है? 10 किलो। इससे मैं मैक्सिमम कितना बना सकता हूं? लेट्स से मैं इससे मैक्सिमम 120 किलो का आउटपुट बना सकता हूं या 120 यूनिट बना सकता हूं। तो एक पर्टिकुलर इनपुट से मैं कितना आउटपुट बना सकता हूं, मैक्सिमम जितना पहुंच सकता हूं, उस कॉन्सेप्ट को, उस रिलेशनशिप को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। तो सिर्फ इनपुट और आउटपुट का रिलेशनशिप मत ध्यान रखना, एक पर्टिकुलर इनपुट से कितने आउटपुट बनाए जा सकते हैं मैक्सिमम, उस रिलेशनशिप को बोला जाता है प्रोडक्शन फंक्शन। आगे लिखता है अंडर अ गिवन स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नॉलेज, मतलब हम मान के चलेंगे कि टेक्नोलॉजी का लेवल हमें पता है और देयर इज नो चेंज इन द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी चेंज हुई तो रिलेशनशिप भी चेंज हो जाएगा। देखो ना, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी के हिसाब से 10 किलो से मैं 120 यूनिट बना रहा था, फॉर एग्जांपल यूनिट्स बना रहा था। अब टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो 10 किलो से हो सकता है 130 बनाऊं, हो सकता है 90 बनाऊं, तो ये चेंज होने लगेगा। तो हमारे को रिलेशनशिप पढ़ने के लिए मानना पड़ेगा स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज गिवन। गिवन मतलब देयर इज नो चेंज इन द टेक्नोलॉजी। मैडम ये महान बात पता है कौन से चाचा बोल कर गए? सैमुअलसन। बेटा मैं फिर से कह देता हूं, देखना आपकी भाषा में। अगर मैं बोलूं रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट, तो आजकल फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे बहुत चलता है ना, ये नहीं। अगर मैं बोलूं एक स्पेसिफिक या पर्टिकुलर इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट
एक पर्टिकुलर इनपुट से मैक्सिमम आउटपुट, इसके बीच का रिलेशनशिप, ये है प्रोडक्शन फंक्शन। ये नहीं है, ये है, ये नहीं है, ये है। बोलो बच्चों, क्लियर है? और ये बात आपने बोली, शंकर ने बोली नहीं, ये बात रवि ने बोली नहीं, सुरेश मुकेश नहीं, ये इंडिया के थे ही नहीं, सैमुअल्सन ने बोली। किसने बोली? सैमुअल्सन ने। आओ चलो बच्चों, देखना आगे बढ़ने जा रहे हैं। अब हम बहुत पढ़ लिया यहां तक, अब चलो आगे देखना। इट कैन बी डिफाइंड एज द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ वेरियस इनपुट। हमारे को कितना मिनिमम इनपुट चाहिए दैट आर रिक्वायर्ड टू यील्ड अ गिवन क्वांटिटी ऑफ आउटपुट। अब देखो, अब लाइन कैसे चेंज कर रहा है। अभी वो ये कह रहा था, मैं अगले पेज पे बताता हूं, अभी तक वो ये कह रहा था इतने इनपुट से मैक्सिमम कितना आउटपुट बन सकता है। अब वो ये कहता है मुझे लेट से 100 बनानी है, 100 यूनिट बनानी है, तो इसके लिए मिनिमम कितना इनपुट चाहिए। मतलब इनपुट हमेशा कम से कम की बात करता है और आउटपुट हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा की। पहले में बोलता है ज़्यादा से ज़्यादा बनाने के लिए कितना इनपुट चाहिए, फिर कहता है इतना बनाने के लिए कितना मिनिमम इनपुट चाहिए। बनाने वक्त जब मैं आउटपुट वर्ड लगा रहा हूं तो उसके साथ मैक्सिमम लगा रहा हूं, और जब मैं इनपुट वर्ड लगा रहा हूं तो उसके साथ मिनिमम लगा रहा हूं। इसी कॉन्सेप्ट को बोला जा रहा है प्रोडक्शन फंक्शन। भाई बच्चों समझ में आया? मैं ना इसके लिए एक एग्जांपल ले लेता हूं, ध्यान से समझने की कोशिश करना। मैं 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता हूं मैक्सिमम। 1 घंटे में 10 पेज पढ़ लेता हूं मैक्सिमम, प्रोडक्शन फंक्शन है। 1 घंटे में मैं कितना काम कर सकता हूं मैक्सिमम। दूसरी लाइन सेम तरीके को, 10 घंटे पढ़ने के लिए मुझे मिनिमम कितना टाइम चाहिए, तो मुझे मिनिमम 1 घंटे चाहिए। तो बात तो यही है ना, यही है प्रोडक्शन फंक्शन। इस इनपुट से मैं कितना मैक्सिमम आउटपुट बना सकता हूं, या तो यूं बोलो, या मेरे को इतनी यूनिट चाहिए आउटपुट के तौर पे, अब इसके लिए मुझे कितना इनपुट चाहिए मिनिमम, ये बोलो। दोनों का मतलब सेम है। आई होप बच्चों ये समझ में आ गया होगा। किसको समझ में आ गया एक बार बताओ मेरे को। सबके आ गया होगा आई होप। ये मैं पता है क्यों ही अपने एंड पे 3 से 4 बार बोल रहा हूं, क्योंकि अगर नहीं भी आया होगा तो आपके बोलने से पहले मैंने ही क्लियर कर दिया। मैंने इतनी बार रिपीट कर दी इन चीज़ों को, शायद किसी ना किसी तरीके से हर बच्चे के दिमाग में बातें चली गई होंगी। चलिए, बेसिकली ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था अभी तक का। आओ चलो आगे कंटिन्यू करते हुए चलते हैं, अच्छी अच्छी चीज़ें खत्म करते हुए चलते हैं। लिखता है द आउटपुट टेक्स द फॉर्म ऑफ वॉल्यूम ऑफ गुड्स। भाई आउटपुट हमारा गुड्स की फॉर्म में नजर आएगा, सर्विसेज की फॉर्म में नजर आएगा। हम इकोनॉमिक्स वाले को गुड्स और सर्विसेज में कोई डिफरेंस नजर नहीं आता। एंड द इनपुट्स आर द डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये हमारे को पता था, आउटपुट है हमारे गुड्स एंड सर्विसेज और इनपुट है हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। और कई बार इन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को क्या लिख देता है, रिसोर्स। फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन हमें अच्छे से पता है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर स्किल्स या एंटरप्राइज, जो सही लगे वो लिखो। टू इलस्ट्रेट फॉर अ कंपनी विच प्रोड्यूस बेवरेजेस, बेवरेजेस मतलब कोई ड्रिंक बना रही है पीने पाने वाली, देन द इनपुट कुड बी फिक्स्ड असेट्स सच एज प्लांट एंड मशीनरी इनपुट हो जाएगा, रॉ मटेरियल इनपुट हो जाएगा, कार्बोनेटेड वाटर, कभी कोक की बोतल पे देखना उस पर लिखा होता है कार्बोनेटेड वाटर, तो कार्बोनेटेड वाटर इनपुट हो जाएगा, स्वीटनर चीनी इनपुट हो जाएगी, फ्लेवर जो वो फ्लेवर डालते हैं वो इनपुट हो जाएगा, लेबर इनपुट हो जाएगा, असेंबली लाइन वर्कर इनपुट हो जाएंगे, स्टाफ, सुपरवाइजरी एम्प्लॉइज, ये सारे लोग इनपुट है। और वो जो कोक की बोतल बनकर रेडी है आउटपुट हो गया। तो इनपुट इतने सारे और आउटपुट सिर्फ एक। आगे लिखा हुआ है फॉर द पर्पज ऑफ एनालिसिस द होल एरे ऑफ इनपुट। एरे का मतलब हुआ बच्चे ये जो लाइन लगी पड़ी है इनपुट की, हम इनको मान के चलेंगे इन द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी रिड्यूस टू 2। है तो बहुत सारे फैक्टर इनपुट, लेकिन हम सिर्फ 2 मानेंगे। ये हुई ना बात, इतने सारों को सिर्फ 2 मानेंगे। बोलो कौन कौन सा? फर्स्ट एल एंड द सेकेंड इज के। नाउ अब हम अगले पेज पे समझेंगे व्हाट इज एल एंड व्हाट इज के। एक बार बच्चों यहां तक पूरा खत्म कर लो। यहां तक के पेज में सैमुअल्सन की बात और उसके नीचे वाली बात आ सकती है। शुरुआत में जो 3 अजम्पशन थी उस पर भी सवाल बन सकता है। आराम से तसल्ली से पूरे टॉपिक को खत्म करो, फिर हम आगे बढ़ेंगे जल्दी फटाफट। मैं यही हूं, मैं कहीं गया नहीं हूं।
बच्चों बताओ हो गया? आई होप हो गया होगा। आओ चलो थोड़ा सा और पढ़ते हैं। देखना, हम इतनी ये जो लाइन से इतने सारे इनपुट थे, इनको सिर्फ दो हिस्सों में बांटेंगे, एक एल और दूसरा के। तो आओ देखते हैं व्हाट इज एल एंड व्हाट इज के। चलिए, ये रहा आपके सामने। क्यू का मतलब हमारे को बचपन से ही पता है, क्यू का मतलब होता है हमारा आउटपुट। तो लिख दिया हमने, क्यू का मतलब क्या है हमारा? आउटपुट। क्यू इज आउटपुट, ठीक है। अब ये फंक्शन है दो लोगों का, एल का और के का। थे तो इनपुट बहुत सारे, ए बी सी डी एफ जी एच आई जे, बहुत सारे इनपुट थे, लेकिन हमने इसे दो बना दिए, एल लेबर और के कैपिटल। ये कैसा कैपिटल है जो सी से शुरू हो रहा है? तो यही है बेटा, के को कैपिटल बोला तो बोला, हम इसे अपने हिसाब से टी सी पी ए बी सी नहीं बोल सकते, जो बुक में लिखा हुआ है हमारे को वही ध्यान रखना पड़ेगा। क्यू का मतलब हो गया आउटपुट, और एल का मतलब हो गया लेबर, और के का मतलब हो गया कैपिटल। मैं फिर से बता देता हूँ, क्यू जो कि आउटपुट है, ये मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल है, कम से कम ये तो आपके दिमाग में बसा ही होना चाहिए। और जो हमारा ये है, ये दोनों चीज़ें हैं, ये मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट मतलब इनपुट मेरे इंडिपेंडेंट वेरिएबल होते हैं। बोलो बच्चों, क्लियर है? यस सर। नाउ अब बच्चे दो बातें बताएगा, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन और लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो बेटा मैं इसको आपको एक बार थोड़ा सा याद दिला देता हूँ, ये आपने बचपन में पढ़ा हुआ है। एक होता है शॉर्ट रन और एक होता है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। दोनों के आगे वर्ड लगा हुआ है प्रोडक्शन फंक्शन। बेटा शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एक ऐसा प्रोडक्शन फंक्शन होता है जहां पे फिक्स फैक्टर कुछ फिक्स रहेंगे और वेरिएबल फैक्टर क्या करेंगे? वेरिएबल करेंगे। वेरिएबल मतलब चेंज होंगे। बेटा फिक्स फैक्टर फिक्स रहेगा, वेरिएबल चेंज होगा। लॉन्ग रन में फिक्स्ड भी चेंज होगा और वेरिएबल तो चेंज होगा ही होगा। इट मींस लॉन्ग रन में कुछ भी फिक्स नहीं होता, सब कुछ क्या होता है? चेंज। और शॉर्ट रन में फिक्स फैक्टर और वेरिएबल फैक्टर दोनों में से एक फिक्स रहता है, एक चेंज होता है। नाउ फिक्स फैक्टर का मतलब क्या हुआ बच्चे? फिक्स फैक्टर का हमारे लिए मतलब हो गया कैपिटल, और वेरिएबल फैक्टर का एग्जांपल क्या हुआ हमारे लिए? लेबर। और भी एग्जांपल होते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पूरे चैप्टर में सिर्फ दो ही इनपुट माने हैं, के और एल, तो हम इन्हीं की बात करेंगे। एल का मतलब बच्चे लेबर। लेबर हम क्या मानेंगे? वेरिएबल। और के का मतलब कैपिटल। बोलो कैपिटल क्या मानेंगे हम? फिक्स। डन। शॉर्ट रन में फिक्स रहता है, वेरिएबल चेंज होता है। लॉन्ग रन में दोनों चेंज होते हैं। ये वाली बात याद आई होगी। चलिए आओ इसे खत्म करते हैं ध्यान से। ध्यान से देखना बच्चों, द प्रोडक्शन फंक्शन ऑफ ए फर्म कैन बी स्टडीड इन द कंटेक्स्ट ऑफ शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन। ओके, इट इज टू बी नोटेड दैट इन इकोनॉमिक एनालिसिस the distinction between the short run and long run is not related to any particular measurement of time. 12 महीने से ज़्यादा का लॉन्ग रन, 12 महीने से कम का शॉर्ट रन, ऐसा इकोनॉमिक्स में नहीं होता भाई। ऐसा इकोनॉमिक्स वालों के लिए नहीं होता, ठीक है। यहाँ पे डेज, मंथ्स का, ईयर्स का कोई लेना देना नहीं है। इनफैक्ट इट रेफर्स टू द एक्सटेंट टू विच अ फर्म कैन वेरी द अमाउंट ऑफ इनपुट। असल में यहाँ पे मतलब है कि मैं कितना इनपुट चेंज कर सकता हूँ इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। जितना इनपुट चेंज कर सकता हूं उतना मैं लॉन्ग टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं, जितना कम चेंज कर पाऊंगा उतना शॉर्ट टर्म की तरफ बढ़ रहा हूं। देखना आगे ध्यान से, अ पीरियड विल बी कंसिडर्ड एज शॉर्ट रन। किसी पीरियड को हम शॉर्ट रन जब बोलेंगे इफ द अमाउंट ऑफ एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट यूज रिमेन अनचेंज। मतलब मशीन, मतलब कैपिटल, हम कम से कम एक चीज मेरी फिक्स हो। हम एग्जांपल ले रहे, कैपिटल फिक्स रहेगा ड्यूरिंग दैट पीरियड, कम से कम एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स रहे तो वो शॉर्ट रन है, ठीक है। थस शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ गुड और सर्विस। मैक्सिमम हम कितने प्रोड्यूस कर सकते हैं, दैट कैन बी प्रोड्यूस बाय अ सेट ऑफ इनपुट। ये अज्यूम करते हुए कि एटलीस्ट वन ऑफ द इनपुट यूज रिमेन फिक्स। कम से कम एक इनपुट फिक्स रहना चाहिए और अनचेंज रहना चाहिए। अनचेंज मतलब वो क्या रहना चाहिए? कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब वो क्या रहना चाहिए? सेम। Generally, it has been observed that during the short period or in the short period बोलो, short run बोलो, a firm cannot install a new capital equipment। वो नई मशीन, नया इक्विपमेंट नहीं लगा पाएगी to increase production। तो बेटा यही तो मैं बता रहा हूँ, शॉर्ट रन में कैपिटल बोले तो मशीन वो नई इंस्टॉल नहीं कर पाएगी, सिर्फ लेबर इंक्रीज कर पाएगी, सिर्फ लेबर। तो ये फिक्स रह गया। जैसे ये फिक्स हुआ, जैसे ही कैपिटल फिक्स हुआ,
इसी की वजह से हमने इसे कौन सा रन बोल दिया, शॉर्ट रन। अगर बाय चांस कैपिटल भी चेंज होने लग जाता तो कौन सा रन बन जाता, लॉन्ग रन। आई होप ये वाली बात समझ में आ गई होगी। आगे, इट इंप्लाइज दैट कैपिटल इज अ फिक्स्ड फैक्टर। ये मैंने आपको पहले, ये क्या बताएगा हमें पहले पता है भाई हमारा कैपिटल कैसा फैक्टर होता है, कहां गया, अरे गायब हो गया। ये रहा, हमारा कैपिटल बच्चे कैसा फैक्टर होता है, फिक्स, और हमारा लेबर कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल। फिक्स शॉर्ट रन में है, लेकिन लॉन्ग रन में आते ही ये भी चेंज होने लग जाएगा, ये ध्यान रखना ही। हम आगे बढ़ेंगे, डन ना। चलो आगे क्या लिखा हुआ है देखना बच्चों। मैं थोड़ा पेज नीचे कर देता हूं, पढ़िएगा। इट इंप्लाइज दैट कैपिटल इज अ फिक्स फैक्टर, हमारे को याद हो गया कैपिटल फिक्स फैक्टर होता है शॉर्ट रन में। Thus, in the short run, the production function is studied by holding the quantities of capital fixed. हम short run में capital को fix रखेंगे while varying the amount of other factor. Other factor को change करेंगे। Other factor में हमने तो सिर्फ एक ही माना हुआ है लेबर, लेकिन अगर और भी होते, चाहे वो लेबर हो चाहे वो रॉ मटेरियल हो, सब चेंज होगा। कम से कम एक फिक्स होना चाहिए। मैं फिर कह रहा हूं, एक कोई सा भी फिक्स रख दो, आमतौर पे वो कैपिटल होता है। अगर मैंने एक कैपिटल फिक्स रखा, बाकी मैं लेबर चेंज कर रहा हूं, रॉ मटेरियल चेंज कर रहा हूं, सब चेंज कर दूं, शॉर्ट रन। आगे लिखा हुआ है दिस इज डन। और शॉर्ट रन में बेटा मैंने शुरुआत में, आज की क्लास में शुरुआत में बता दिया था, शॉर्ट रन में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में पढ़ाया जाता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। शॉर्ट रन का एक और नाम होता है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सब आगे जाकर आएगा, डन। ये शॉर्ट रन की बात थी, और अभी ये जो मैंने बताई ये लॉन्ग रन की है। चलो आओ लॉन्ग रन का पैराग्राफ भी खत्म करते हैं। द प्रोडक्शन फंक्शन कैन बी डिफाइंड एज कैन ऑल्सो बी स्टडीज इन द लॉन्ग रन। भाई लॉन्ग रन में कुछ फिक्स नहीं रहता, सब चेंज होता है लाइन लगा के। दिस द लॉन्ग रन इज अ पीरियड ऑफ टाइम, या ऐसा प्लानिंग हॉरिजन। बेटा आमतौर पर हम, ये एक नंबर के एमसीक्यू के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैंने एक क्वेश्चन देखा हुआ है, लिख लेना इस पे, एमसीक्यू बनेगा ही बनेगा। प्लानिंग हॉरिजन शॉर्ट रन होता है, लॉन्ग रन होते हैं, दोनों होते हैं, नन ऑफ द अबव। लॉन्ग रन होता है। प्लानिंग हम हमेशा लॉन्ग रन में करते हैं भाई, शॉर्ट रन में नहीं करते प्लानिंग, ठीक है। इन विच, एक ऐसा टाइम पीरियड जहां ऑल द फैक्टर्स, चाहे वो के हो चाहे वो एल, चाहे वो कैपिटल हो चाहे वो लेबर, सब कुछ चेंज होगा। ऑफ प्रोडक्शन आर वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब बच्चे क्या हुआ, वेरिएबल का मतलब वो क्या होगा, चेंज। इट इज अ टाइम पीरियड when the firm will be able, ये ऐसा टाइम पीरियड जब मैं अब कर पाऊंगा, क्या कर पाऊंगा, नई मशीन लगा पाऊंगा। शॉर्ट रन में मैं नई मशीन नहीं लगा सकता था। एंड कैपिटल इक्विपमेंट्स अपार्ट फ्रॉम इंक्रीजिंग। देखो भाई वेरिएबल तो मैं बढ़ाऊंगा ही बढ़ाऊंगा, यहां अलग क्या हुआ भाई, वेरिएबल तो शॉर्ट में भी बढ़ रहा था, यहां अलग क्या हुआ बेटा, यहां अलग ये हुआ कि यहां मैंने फिक्स भी बढ़ा दिया, ठीक है। अ लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन शोज द मैक्सिमम क्वांटिटी ऑफ ए गुड। यहां पे हम देखेंगे कितने मैक्सिमम गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जा सकते हैं बाय सेट ऑफ इनपुट, सारे इनपुट के द्वारा। लेकिन वहां अज्यूम किया था कम से कम एक फिक्स रहेगा, यहां कुछ फिक्स नहीं रहेगा, यहां अज्यूम करेंगे सब चेंज होगा। अज्यूमिंग दैट द फर्म इज फ्री, फर्म आजाद है, टू वेरी। वेरी का मतलब होता है बेटा वेरी, वेरी नहीं लिखा, VER नहीं लिखा, वेरी ज्यादा का मतलब नहीं हुआ, वेरी का मतलब चेंज, VARY लिखा है। यहाँ पे फर्म आजाद है चेंज करने के लिए ऑल द इनपुट। शॉर्ट रन में सारे इनपुट आजाद नहीं थी चेंज करने के लिए। द बिहेवियर ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन व्हेन द फैक्टर्स आर वेरिएबल, इसको हम एक सब्जेक्ट मैटर में पढ़ेंगे। बेटा ये वाली बात मैंने आपको बता दी थी, नाम क्या था इसका, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। भाई समझ में आया क्या, ये बहुत अच्छा टॉपिक चला था आज की क्लास का। हमने शुरुआत में प्रोडक्शन फंक्शन की मीनिंग भी खत्म कर दी भाई, मजा आया, मेरे को तो मजा आया पढ़ाकर। आपको समझ में आया तो प्लीज़ मुझे बताना। और फिर हमने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन भी पढ़ा और लॉन्ग रन प्रोडक्शन भी पढ़ा। शॉर्ट रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जहां कम से कम एक चीज तो फिक्स रहेगी, और फिक्स ही फिक्स रहेगी, बोले तो कैपिटल फिक्स रहेगा, और बाकी सारे जितने भी हैं फैक्टर्स प्रोडक्शन सब चेंज हो सकते हैं। लेकिन लॉन्ग रन एक ऐसा टाइम पीरियड होता है, ये प्लानिंग हॉरिजन होता है, जहां सारे फैक्टर्स चेंज किए जा सकते हैं प्रोडक्शन करने के लिए गुड्स एंड सर्विसेज के। बच्चों आई होप ये समझ में आ गया होगा, और इजी भी लगा होगा। इजी नहीं लगा होगा तो मैंने इजी बना दिया होगा। तो चलो आज की क्लास में इतना ही। अगली क्लास में 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन कॉप डॉगलास के ऊपर पक्का आएगा। इन्होंने एक पर्टिकुलर कुछ बात बोली थी, याद करने वाला टॉपिक है। कॉप डॉगलास में समझने वाला कम है, याद करने वाला ज़्यादा है। फिर उसके बाद हम TP, MP, AP, लॉ, वेरिएबल प्रोपोर्शन, ये सब खत्म करेंगे। हलवा रखा हुआ है आगे, बस डन। चलिए
मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। जब तक प्लीज़ पढ़ते रहो, अच्छे से पढ़ते रहो, रिवाइज करते हुए चलो, पेपर आने वाले हैं, है ना। चलिए बाय बाय, टेक केयर।